क्रिश्चियन डपिल्लर ऑस्ट्रियन साइंसदान थे। 1842 में 39 साला डपिल्लर ने रियाजियाती मंतिक को इस्तेमाल करते हुए इस्तेदलाल किया कि आवाज़ की पिंच रोशनी के रंग का इन्हिसार मुशाहिदा करने वाले की जगह और रफ्तार पर है। अगर आवाज़ का सोर्स सुनने वाले की तरफ आ रहा है तो कंप्रेस होने की वजह से आवाज़ की पिच ज्यादा जबकि दौड़ जाने की सूरत में कम होगी। नक्कादों ने मजाक उड़ाया, भला ये कैसे मुमकिन है कि एक ही लैंप से निकलने वाली रोशनी के रंग मुख्तलिफ नजर आएं। डपिल्लर ने 1845 में बाजा बजाने वालों के एक बैंड को ट्रेन पर सवार किया और उन्हें कहा कि जब ट्रेन चले तो एक ही नोट बजाते रहें। प्लेटफॉर्म पर खड़े सामेईन हैरत में सुनते रहे कि जब ट्रेन उनकी तरफ आ रही थी तो ये नोट ज्यादा जबकि जब दूर जा रही थी तो कम पुंज के साथ था। डपिल्लर का कहना था कि आवाज़ और रोशनी यूनिवर्सल और कुदरती उसूलों के तहत काम करते हैं, खा वो सुनने और देखने वालों को कितना ही खिलाफ अक्ल क्यों ना लगे। अगर आप एहतियात से देखें तो दुनिया के बेहंगम और पेचीदा लगने वाले फिनमीना बहुत ही नज़्म वाले फितरी कवानीन का नतीजा है। कई बार हम अपने इदराक और विजदान से उनको समझ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें ज़हानत से मुरत्तब करदा तजुर्बात और हालात की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि बाजा बजाने वाले बैंड को ट्रेन पर सवार करना, कि हम उनको समझ सकें। वियना में साइंस फल फूल रही थी। डपिल्लर फिजिक्स के उस्ताद थे और उनके एक शागिर्द डपिल्लर के तरीकों से बहुत मुतासिर भी हुए थे और परेशान भी। ये शागिर्द मैंडील थे। उनको दिलचस्पी बायोलॉजी से थी, लेकिन बायोलॉजी की साइंस बेहंगम डिसिप्लिन लग रही थी। बायोलॉजी में टीकसानोमी पढ़ी जाती थी। जिंदा अशिया को किंगडम, फालिम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनेरा और नौ में तकसीम करने का काम होता था, लेकिन ये सब बस कैटेगरी बनाने वाला काम था। इसके पीछे मंतिक क्या थी? ऐसा क्यों था? कैंगरू का बच्चा कैंगरू ही क्यों होता है? चमगादड़ का चिमगादड़। सुनहरे बालों और नीली आंखों वाले सुनहरे बाल और नीली आंख वाली औलाद को और सियाफाम घुंघरियाले बालों के घर सियाफाम और घुंघरियाले बाल वाले बच्चे ही क्यों पैदा होते हैं? ये सब कुछ नामालूम था। ये सवाल सदियों पुराने थे। सागोरस ने इस पर अपनी थ्योरी 6वीं सदी क़ब्ल मसीह में पेश की थी। उसका बुनियादी नुक्ता ये था कि विरासत बाप से आती है। नर का सीमन पूरे जिस्म में से हिदायतें इकट्ठी करता है, हर उज़्व से परसरर बुखारात जमा करता है और एक शख्स की लाइब्रेरी बन जाता है और एक शख्स का निचोड़ होता है। आँख का रंग, बालों की साख्त जैसी हिदायत इसमें होती है। ये माँ के जिस्म में जाकर जब ठहर जाए तो वहां से ग़िज़ा हासिल करता है और यूं बच्चा वजूद में आता है। इस थ्योरी को बाद में स्पर्मइज़्म का नाम दिया गया। इसमें मरकजी किरदार स्पर्म का था। बाप बच्चे को नेचर देता है, माँ उसकी परवरिश करती है। इस ख्याल के पीछे फागोरस का मसल्लस के साथ जुनून था। अपनी मसल्लस की रियाजी की तरह उनका फार्मूला ये था कि उसकी एक साइड बाप की नेचर है, दूसरा माँ की नर्चर और उनकी मदद से तीसरी साइड मालूम की जा सकती है। अरस्तू के तेज और तज्जियाती दिमाग ने फागोरस की विरासत की थ्योरी को बायोलॉजिकल दुनिया से तजुर्बाती डेटा के जरिए गलत करार दिया था। विरासती फीचर एक का कई बार दो नस्लें छोड़कर भी आ सकते हैं। कई आदात जैसा कि चाल ढाल, खला में घूरना, अज़हनी हालत ऐसे फीचर नहीं जो स्पर्म में जा सके। और अगर लड़की पैदा हुई है तो फिर वो भला अपने तमाम फीचर वालिद से कैसे ले सकती है? अरस्तू ने मुतबादिल ख्याल पेश किया जो अपने वक्त से बहुत आगे का था। जिस तरह वालिद की तरफ से फीचर विरासत में आते हैं, वैसे ही वालिदा की तरफ से भी, और नया वजूद उनके मिलाप से है। वालिद से जो चीज़ वालिदा में मुंतकिल होती है वो पैगाम है, जैसा कि इमारत का नक्शा। इसी तरह कुछ हिदायत हैं जो मुंतकिल होती हैं, जबकि कुछ हिदायत वालिदा की तरफ से, जबकि वालिदा की तरफ से बच्चे के बनने का मटीरियल आता है। विरासत दरअसल पैगाम की मुंतकिली है। ये मसल्लस नहीं, एक दायरा है। फॉर्म से इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन से फॉर्म। अरस्तू ने इसको कोड कहा था, और अगरचे अरस्तू का कोड का बुनियादी ख्याल दुरुस्त था, लेकिन अगर विरासत इंफॉर्मेशन की मुंतकिली है तो ये इंफॉर्मेशन क्या है, कहाँ पर है,
हजारों साल तक इस सवाल पर अरस्तू और फिथागोरस से आगे नहीं बढ़ा जा सका। कोई भी खासियत कैसे वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है? आखिर वालिदैन और बच्चे एक जैसे ही क्यों होते हैं? इस पर जो ख्याल बड़ा अरसा मकबूल रहा वो ये कि स्पर्म के अंदर ही नन्हा मिनासा इंसान होता है, मुकम्मल तौर पर बना हुआ, जो एक छोटे से पैकेज में होता है और ये इंसान बनता है। ये छोटा इंसान होमनिकलस है और उसी छोटे इंसान के अपने अंदर इससे अगली नस्ल के इंसान हैं और यूं ये सिलसिला चलता रहता है। ये सब कुछ पहले इंसान के साथ ही रख दिया गया था। नस्ल इंसानी के आगाज़ पर तमाम इंसान इसी तरीके से ज़मीन पर आ गए थे, एक के अंदर बंद अगला होमनिकोलस। ये थ्योरी इस कदर मकबूल रही कि माइक्रोस्कोप की ईजाद हो जाने के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। 1699 में डिच माइक्रोस्कोपस्ट ने दावा किया कि उन्हें इंसानी स्पर्म में बहुत से छोटे इंसान नजर आ गए हैं। ये वैसा ही तख़य्युल था जो बादलों पर चेहरे दिखा देता है। 17वीं सदी में स्पर्म की तस्वीर खोपड़ी और उसके पीछे लगे एक लंबे बाल के तौर पर बनाई जाती थी। ये प्रीफॉर्मेशन इज़म का ख्याल था। मुंतकिल कोड नहीं पूरा इंसान होता है। प्रीफॉर्मेशन से हर कोई मुत्तफिक नहीं था। ये इस चीज़ की वजाहत बिल्कुल नहीं करता था कि जब स्पर्म बैज़े से मिलता है तो आखिर होता क्या है। इसका जवाब 1768 में बर्लिन के एम्ब्रियोलॉजिस्ट कास्पर वुल्फ ने देने की कोशिश की। उनका ख्याल अरस्तू से मिलता जुलता था कि एम्बेरो में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है, कोई हिदायत मौजूद हैं। जब बायोलॉजिस्ट, फिलासफर, मजहबी सिकालर और एम्ब्रियोलॉजिस्ट 18वीं और 19वीं सदी में गर्मा गर्म बहसें कर रहे थे तो हकीकत ये थी, इस सवाल के जवाब के लिए अरस्तू और फिथागोरस से ज्यादा आगे नहीं बढ़ा जा सका था। 19वीं सदी का वस्त वो वक्त था जब बायोलॉजी एक जामिद सा नजरिया लिए हुए थी। जिस तरह एक फिसट गेंद की हवा में हरकत की वजाहत करता है, वैसा बायोलॉजी में क्यों नहीं? बायोलॉजी एक तसलसल, एक प्रोसेस, एक प्रोग्रेशन, एक तारीख की तरह क्यों नहीं? ये सवाल करने वाले दो लोग थे। दोनों बागबान थे, दोनों फितरत के मुशाहदे का जुनून रखते थे, दोनों थियोलॉजी से बायोलॉजी की तरफ आए थे और दोनों बायोलॉजी की बुनियाद को समझना चाहते थे। मेंडील का सवाल माक्रोस्कोपिक था। एक नस्ल से इंफॉर्मेशन अगली नस्ल को कैसे मुंतकिल होती है? डार्विन का सवाल मैक्रोस्कोपिक था। जानदारों की 1000 नस्लों में इंफॉर्मेशन पहुंचते पहुंचे बदल कितनी जाती है? इन दोनों के पेश करदा ख्यालात अलग अलग चीजों का जवाब देते थे, लेकिन वक्त के साथ इन दोनों के विजन एक दूसरे के करीब होते गए और उन्होंने जदीद बायोलॉजी के सबसे अहम मिलाप को जन्म दिया। ये मिलाप जदीद बायोलॉजी की बुनियाद बनी। विरासत की समझ का ये नजरिया मॉडर्न सिंथेसिस कहलाया। बीगल पर डार्विन 27 दिसंबर 1831 को रवाना हुए। 20 अक्टूबर 1835 को गालापागोस जज़ायर पहुंचे। जजीरों के इस झुरमट में परिंदों और जानवरों के मुशाहदे से निकलने वाले ख्यालात से उन्होंने थ्योरी तश्कील दी। एक और सफर विलेस ने किया था जो ब्राजील का था। दोनों ही बायोलॉजी की अहम तरीन थ्योरी तक पहुंच रहे थे। फितरी चुनाव के जरिए इवोल्यूशन पर डार्विन और विलेस के पेपर 1 जुलाई 1858 को लंदन में लीनैन सोसाइटी में पढ़े गए। ये कितना अहम था, उसका अंदाजा फौरी तौर पर किसी को नहीं हुआ। यहां तक कि लीनैन सोसाइटी के सदर ने साल के आखिर में तबसरा किया कि बायोलॉजी में नई दरियाफ्तों के हवाले से 1858 एक बंजर साल रहा है। कोई भी खास दरियाफ्त देखने को नहीं मिली। इससे अगले बरस 24 नवंबर 1859 को जुमेरात की सर्द सुबह डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पेशीज शाये हुई। इसकी कीमत 15 शिलिंग की कीमत रखी गई। पहले एडिशन की छपवाई जाने वाली 250 कापियां पहले रोज ही फरोख्त हो गईं। डार्विन का ब्रेक थ्रू अहम था लेकिन नामुकम्मल था। इसमें जो खला सबसे बड़ा था वो ये कि इसमें विरासत की थ्योरी नहीं थी। आखिर एक नस्ल से अगली नस्ल तक कोई भी खासियत कैसे मुंतकिल होती है? डार्विन ने अपने बारीक बैन मुशाहदे और बरसों की फिक्र के बाद इवोल्यूशन की थ्योरी तो पेश कर दी थी, लेकिन विरासत का इसमें मौजूद न होना डार्विन को सबसे ज्यादा परेशान करता था।
विरासत की ऐसी थ्योरी जो इस्तेहकाम भी दे और तब्दीली की गुंजाइश भी। डार्विन ने इस पर जो ख्याल पेश किया वो ये कि जिस्म में गेम्बल्स फिरते रहते हैं जो जिस्म की हालत के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते रहते हैं और फिर वालिद और वालिदा के इब्तिदाई जर्म सील्स में ये वैसे मिल जाते हैं जैसे रंग के डब्बे में रंग मिलते हैं। डार्विन का पेश करदा ख्याल अरस्तू और फागोरस के ख्यालात का मिलाप था और अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से 10 साल बाद 1867 में उनकी किताब जानवरों और पौधों में तनव्वो में लिखा गया। डार्विन की इस किताब और पेंगजेनेसिस की थ्योरी पर तनकीद गैर मुतवक्के तौर पर फ्लेमिंग जेनकिंस से आई जो रियाजी दान और इंजीनियर थे। उन्होंने ये किताब तफसील से पढ़ी थी और इसमें फाश गलती तलाश कर ली थी। जेनकिंस ने इस्तेदलाल के लिए कहानी पेश की। फर्ज करें कि एक सफ़ेद फार्म किसी ऐसे जजीरे पर पहुंचता है जहां सिया फार्म बसते हैं। हम ये भी फर्ज कर लेते हैं कि उसको बादशाह बना दिया जाता है और वो बहुत सी शादियां कर लेता है और बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी इसके बच्चों में इसमें से निस्फ खासियतें आएंगी, पोतों में 1/4, इससे आगे 8वां हिस्सा और यूं चंद नस्लों में उसकी सफ़ेद फामी की खासियत ख़त्म हो जाएगी। खा ये खासियत इतनी ही कारामद और फुट क्यों ना हो कि इसको बादशाह बना दे और अपनी खासियतें आगे मुंतकिल करने के लिए मदद करे। जेनकिंस की कहानी का खुलासा ये था कि अगर तनव्वो आ भी जाए तो वो जल्द ही औसत बन जाएगा। तनव्वो के बाद ये बरकरार कैसे रहेगा? डार्विन को जेनकिंस की मंतिक ने झंझोड़ दिया। उन्होंने लिखा, फ्लेमिंग की तनकीद मेरे लिए किसी भी मजमून से ज्यादा मुफीद रही है। उसका मतलब क्या था? इर्तिका को काम करने के लिए विरासत का तरीके रंगों के मिलाप जैसा नहीं हो सकता था। इंफॉर्मेशन के एटम दरकार थे, नाकाबिले तकसीम पैकेट जो वालिदैन से बच्चे में जा सके। क्या ऐसे किसी तरीके का सबूत था? अगर डार्विन अपनी लाइब्रेरी को अच्छी तरह से कंगेल लेते तो एक गैरमरूफ माहिर नबातात के गैरमरूफ जरीदे में शाये होने वाले गैरमरीफ पेपर का हवाला मिल जाता जिसका उन्वान पौधों को मिलाने पर तजुर्बात था, जो मुश्किल जर्मन जबान में लिखा गया था और रियाजी के टेबल से भरा हुआ था। 1866 में लिखे गए इस पेपर को अगर डार्विन की जहानत शायद उन्हें इस जवाब तक पहुंचा देती जिसको वो ढूंढ रहे थे, और यकीनन वो इस पर की जाने वाली मेहनत, नफासत और इससे निकलने वाले नताइज को दाद दिए बगैर न रह सकते। बायोलॉजी का ये वो मुअम्मा था जिसको बड़ी ही मेहनत और एहतियात से मटर के पौधों की मदद से डापलर के शागिर्द मैंडील एक खानका के क़िता अराज़ी में बरसों की मेहनत से हल किया था।